नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आप सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज केमिस्ट्री के इस सेशन में हम तत्वों के प्रकार, जैसा कि आप जानते हो कि SPDF ब्लॉक में कौन कौन से तत्व किस आधार पर व्यवस्थित किए गए, आज इनके लक्षणों के बारे में आपको बताएंगे। इस पर डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकल, और हमेशा की तरह 5 सवाल आपसे सेशन के अंत में पूछेंगे। सेशन के अंत में जो सवाल होंगे वो सवाल इसके पहले वाले लेक्चर के आधार पर होंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारा चल रहा हो तो उस समय आपको जो ज़रूरी लगे उसका नोट्स बनाते रहिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो सेशन जब समाप्त हो जाए तो पहले समझने की कोशिश करिए, और जब क्लास समाप्त हो जाए तो फिर इसको एक बार आप नोट्स बनाने के लिए चालू कीजिए और फिर से इसके नोट्स बनाइए। टू द पॉइंट, आज हम आपको तत्वों के प्रकार आवर्त सारणी के आधार पर कौन कौन से बांटे गए, क्या क्या उनके लक्षण थे, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आपके लिए इसलिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि वो नाम रख देता है SPDF ब्लॉक के तत्व। हालांकि ये सभी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और इसके लिए कई वैज्ञानिकों के अलग अलग नियम हैं। इन नियमों के आधार पर कक्षकों में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस समय आपको समझाएंगे। कुल मिलाकर के आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें आवर्त सारणी को, यह ठीक ढंग से आप देखो, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। आवर्त सारणी को आज हम 4 भागों में बांट करके दिखा रहे हैं। एक को लिखा है हमने S ब्लॉक, ध्यान से देखिए। आवर्त सारणी का एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है S ब्लॉक। S ब्लॉक में 2 खाने, ठीक से देख लीजिए, 2 खाने दिख रहे हैं। फर्स्ट S, सेकंड A, फर्स्ट A सेकंड A। फिर इसके बाद बीच का जो एरिया है, स्क्रीन पर देखिएगा आप, बीच का एरिया जितना है उसको हमने D ब्लॉक कहा। और फिर आवर्त सारणी के किनारे वाला हिस्सा उसको P ब्लॉक कहा। और जब हम आपको आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे तो एक सीरीज हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की आवर्त सारणी के ठीक नीचे पैरेलल बनाई थी, समझाया भी था, उसको हमने F ब्लॉक कहा। आज थ्योरेटिकल डिस्कशन में इन्हीं S ब्लॉक के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं ये बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। D ब्लॉक में कौन कौन से लक्षण शामिल होते हैं अथवा परीक्षा में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। P ब्लॉक में कौन कौन से लक्षण होते हैं और F ब्लॉक के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये हम आज आपको लिखकर बताने जा रहे हैं। इन लक्षणों को यदि आप समझ पाए तो कहीं से भी सवाल पूछेगा S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक का, आपसे उत्तर जरूर बनेगा। इसका S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कैसे होता है, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और वो अलग से आपको सिद्धांतों को समझाएंगे कि कैसे ये भरे जाते हैं। आज सिर्फ आपको समझना है कि S आवर्त सारणी जो है वो मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर के बनी है, 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी है। इन 4 प्रकार के तत्वों को S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे नेट का हो, चाहे स्टेट PSC का हो, UPSC का हो, SSC का हो, PNST का हो, यहाँ पर ये सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें इसके पहले आपको बताते चलें कि यह हमारी क्लास 17 अगस्त को शाम को 6 बजे लाइव होगी। यदि आपको चलते सेशन में कोई सवाल आता है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हम लाइव क्लास में आपको मिलेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है, यदि हमारे साथ 11th के बच्चे जुड़े हैं, 12th के बच्चे जुड़े हैं, तो टू दी पॉइंट
नोट्स को लिख लीजिए जैसा हम स्लाइड पर लिखते हैं, और फिर इसको आप अपनी किताब की सहायता से एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। क्लास की शुरुआत करें, आपको समझाना शुरू करें, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और लाइव आपसे सवाल ले पाएंगे। तो चलते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन टाइप्स ऑफ एलिमेंट एसपीडीएफ ब्लॉक। तो सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ आवर्त सारणी को देखते हुए, जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हो, इन चित्रों को पहले एक बार और आपको दिखा दें। आपने इलेक्ट्रॉनिक संरचना अच्छे से पढ़ी होगी और ये जानते होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो चक्रण में होते हैं, तो जिसमें सबसे बाहर की कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहर, ये सबसे बाहर की कक्ष का इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्टिविटी दिखाता है जो बाहरी कक्ष पर होता है। तो यहां पर ये आप समझ लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक चित्र बना दिया और ये कहा कि जो पहली सेल होगी, यानी फर्स्ट सेल जो होगी, इस फर्स्ट सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। बेसिक चीज आप समझिए तो आपको आगे और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। पहली सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद या नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 2 होगी। इसके बाद दूसरी सेल आएगी। दूसरी सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। याद कर लीजिए, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी भी तत्व के दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जवाब दीजिएगा 8। और जब तीसरे कक्ष की बारी आएगी तो याद करना, तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखिएगा, 2, 8 और 18। ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको आप ऑर्बिट कह सकते हो या सेल, या CHE, इसको सेल कहते हैं। तो ये एक चित्र, एक मेमोरी आपके दिमाग पर ये डाल रहे हैं, क्योंकि इन सब का डिस्कशन आगे करेंगे। एक चित्र और बनाया जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। हालांकि इस थ्योरी को हम आपको और बेहतर ढंग से बाद में समझाएंगे। अभी फिलहाल आपको ये यहां पर समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यदि हम 4 कक्षाएं जैसे आवर्त सारणी में यहां आपको दिखाए हैं, इस आवर्त सारणी में कि S ब्लॉक है, D ब्लॉक है, P ब्लॉक है, F ब्लॉक है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसको बताने के लिए ये वाला चित्र याद कीजिएगा। यदि S कक्षा है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। यदि P है, P ब्लॉक है, अब P ब्लॉक में जितने भी तत्व आए उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। यदि D ब्लॉक है तो D ब्लॉक के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी, और यदि F ब्लॉक के तत्व हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। यदि आप ब्लॉक पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट, फिर इसमें देखिएगा ये दूसरा ऑर्बिट काम करेगा। तो पहले में पहला ऑर्बिट हो गया, पहला सेल हो गया, फिर दूसरा सेल हो गया, फिर ये देखिए तीसरा सेल हो गया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, फिर इसमें चौथा सेल हो गया। फिर कैसे ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसके लिए हम एक नया वीडियो आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाएंगे। अभी सिर्फ लक्षणों को आपको समझाना है, इसलिए सिर्फ आप लक्षण समझने की कोशिश करिए। 4 बातों को याद रखिएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S कक्षा में 2, P कक्षा में 6,
डी कक्षा में 10 और एफ कक्षा में 14 होते हैं। कई ऑब्जेक्टिव इस पर पूछे गए हैं, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग से वीडियो बना करके हम इसको आपको समझा देंगे। ये हमारी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को इसके पहले विस्तार पूर्वक हम आपको समझा चुके हैं। हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये क्रम एक दिखाया। इधर हमने ग्रुप बनाया और इधर हमने पीरियड बनाए थे। आपको सब पूरी चीज की जानकारी हम दे चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये यस ऑर्बिट है। चलो पहले वाले चित्र पर चलते हैं। यदि यहां पहुंचते हैं तो यस ब्लॉक हमको ये दो लाइनें दिख रही, ध्यान से देखिए, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। तो जो पहली लाइन है यानी ये लिथियम वाली में क्षारीय धातुएं हैं, याद कीजिए। और लिथियम के बाद जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आ रहे हैं, इसमें क्षारीय मृदा धातुएं हैं। यानी यस ब्लॉक हमारा दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आप उधर से देखते रहिएगा, ये यस ब्लॉक है। यही सवाल पीएनएसटी ने पूछा था कि यस ब्लॉक में कौन कौन सी धातुएं रखी गई। उसने ऑब्जेक्टिव में लिखा था सिर्फ क्षारीय धातुएं, सिर्फ क्षारीय मृदा धातुएं। सी में लिखा था क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं दोनों या न। अब आपके समझ में आ गया कि यस ब्लॉक में दोनों रखे गए, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं भी। ऐसे ही जो बीच का ये कलर दिख रहा है, इसमें संक्रमण धातुएं रखी गई। आगे आपको लिख करके हम समझाएंगे। अभी सिर्फ आप चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब हम लिखते रहेंगे तो बार बार इस चित्र को लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। एक लाइन अभी यहां समझाया है, कुछ लिख दें तब आपके दिमाग में यह बात और स्पष्टता से आएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हुए, पहला जो तत्व का प्रकार है वो क्यों बांटा गया, कारण क्या था, पहले इस पर बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का प्रकार क्यों किया गया, टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैसे बने, क्या कारण था कि तत्व के प्रकार हो गए। एक ही प्रकार के तत्व होते, सभी तत्व क्रिया करते, तो तत्वों का प्रकार, थोड़ा सा गूढ़ सवाल पूछा और वही लाइन हम लिखने जा रहे हैं। पहले हेडिंग डाल लें, तत्वों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वही इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, पहला पॉइंट तो ध्यान से पढ़ लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षकों के प्रकार, वही कक्षक SPDF कक्षकों के प्रकार के आधार पर तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि तत्वों के क्यों प्रकार बनाए गए, तो आपके पास उत्तर आ गया कि जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जिससे संयोजकता तय होती है, उनको ग्रहण करने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा। तो ये पहला पॉइंट।
अब उसमें कक्षक कौन कौन से हुए? एक कक्ष हुआ S, एक कक्ष हुआ P, एक कक्ष हुआ D, एक कक्ष हुआ F। अब हम जो दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो है यस कक्ष के बारे में। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में देखते जाइएगा, आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। अब आवर्त सारणी एक बार फिर आपको दिखाते हैं। बोलो ये आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में ग्रुप हमने फर्स्ट इसको कहा, सेकंड इसको कहा। अब आपके बात दिमाग में आ गई होगी कि फर्स्ट और सेकंड के ग्रुप की बात कर रहे हैं। चलिए, आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट एवं सेकंड, या तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, कह सकते हैं बच्चों कि नहीं? इस ब्लॉक के तत्व हैं। जैसा चित्र में है सेम आपको वही लिखना है। आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, इस ब्लॉक के तत्व हैं। आइए पहले वाले चित्र को एक बार देखें। ये ग्रुप में देखिए, जो चीज हमने चित्र पर बनाई है वही चीज हमने उधर लिखा। ये फर्स्ट ए और ये सेकंड। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तीसरा पॉइंट लिख दें। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का समूह फर्स्ट ए। अब आप अंडरलाइन करिए, फर्स्ट ए मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट ए, इसकी बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी का या पीरियोडिक टेबल का समूह फर्स्ट ए सामूहिक रूप से क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। लिख लीजिए। पीरियोडिक टेबल के समूह फर्स्ट को सामूहिक रूप से क्षारीय धातुएं कहा जाता है। यानी ये जो धातुएं आपको दिख रही हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप आंख बंद करके बता देना कि ये सभी की सभी क्षारीय धातुएं या एल्कलाइन मेटल। क्यों क्षारीय कहलाती हैं, इसके लिए अलग से हम लेक्चर लेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट। आवर्त सारणी, यस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी का समूह 2 सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। यह भी हमने आपको पढ़ाया है, क्षारीय मृदा। अंग्रेजी में इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं।
एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। चित्र में भी बताया आपको, ये वाली जो है बेरिलियम मैग्नीशियम वाली लाइन, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और रेडियम वाली लाइन, ये क्षारीय मृदा धातु का है। दो लाइन तो आपको दिमाग में चढ़ी गई, याद हो ही गई। पहली वाली लाइन क्षारीय धातुएं और उसके बाद वाली क्षारीय मृदा धातु। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पचमा, यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के लिए यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के लिए NS1। अब n क्या है? n है वो संख्या जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ सेल है, और नंबर ऑफ सेल का नाम क्या है? यस है। तो ये बाह्यतम कक्ष की, अब जितने भी ऑर्बिट हो, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख दोगे, और जो बाह्यतम कक्ष होगा उस बाह्यतम कक्ष पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। देख लेना, कर लेना। जैसे सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक, तो 2 8, और फिर 2 8 सोडियम का मैनेज करना बाह्यतम कक्ष में, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आएगी। तथा आगे लिखना, तथा क्षारीय मृदा धातुओं के लिए यानी दूसरी वाली लाइन के लिए यदि n सर्किल की संख्या है या सेल की संख्या हुई, तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, NS2। अब जैसे अभी हम कह रहे थे कि सोडियम में 11 होगी, यदि इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए अलग से लेक्चर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का अलग से पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल अभी चूंकि ये फार्मूला आ गया है, यहीं पर इसको समझा देते हैं कि बाह्यतम कक्ष में कैसे इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे तो पहले कक्ष में 2, इसके बाद वाले कक्ष में 8, और बाह्यतम कक्ष में गिन लो 8 2 10 और 1 11। ऐसे क्षारीय मृदा धातु में जाओगे तो उसका 12 होगा, तो 2 8 2 हो जाएगा। तो ये आवर्त सारणी आपको यदि एक बार आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ी ईमानदारी से जल्दी से याद हो जाएगा। ये 5वां पॉइंट था। 6वें पॉइंट पर एक सवाल पीएससी ने पूछा, मध्य प्रदेश पीएससी ने, कि क्या ये कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण इसको क्षारीय धातु कहते हैं। उसी का उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। आपको शॉर्ट में इसको हम समझा देंगे। ये तत्व सॉफ्ट होते हैं, नर्म धातुएं, धन विद्युती है, धन विद्युती, यानी इसके ऊपर जो आवेश होगा वो धनायन का होगा, ऋणायन का नहीं, धनायन का होगा। ये तत्व नर्म होते हैं, धन विद्युती आवेश वाले होते हैं, तथा
क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अब क्षारीय ऑक्साइड कैसे? मान लो सोडियम को पानी के साथ घोल दिया जाए तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाए। ये जो ऑक्साइड बनता है ये बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। ये इसका कारण। जितनी भी क्षारीय धातुएं होंगी पानी में घोले जाने के बाद क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये छठवां पॉइंट। अब ये एस ब्लॉक पर 6 महत्वपूर्ण पॉइंट जहां जहां से सवाल पूछे गए, इन 6 पॉइंट को हमने लिख दिया। एक बार फिर आपको दिखा दें। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड इस ब्लॉक के तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए समूह से क्षारीय धातुएं कहलाती हैं और आवर्त सारणी का समूह 2 सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के लिए NS1 होगा और क्षारीय मृदा धातुओं के लिए NS2। ये तत्व या धातुएं जो होती हैं नर्म होती हैं और पानी में घुले जाने के बाद क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब बात कर लें पी ब्लॉक की। जब पी ब्लॉक की बात करते हैं तो यानी यहां पहुंचते हैं, इस वाली एरिया में पहुंचते हैं, ये जो नीली वाली एरिया, और नीली वाली एरिया में संक्रमण धातुएं हैं। संक्रमण धातुएं। अब इनकी विशेषता क्या होगी जरा इसको देखते हैं। ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक क्यों? क्योंकि इस चित्र में हमने दिखाया आपको ये वाला ये पी ब्लॉक है, ये है पी। इसमें यहां सुधारिएगा, पी ब्लॉक को यहां किया है। ये वाला एरिया जो होगा ये होगा पी, ये है पी ब्लॉक। अब इसमें अलग अलग कलर पर दिखाया है पर इसको आप मानकर चलिए ये सारी की सारी पी ब्लॉक है। अब इसके लक्षण हम आपको बताने वाले हैं। अब इसके लक्षण देखिए। आइए 7वें पॉइंट पर। पी ब्लॉक के तत्वों में पी ब्लॉक के तत्वों में अब यस जब कक्षा भर जाएगी तभी ये पी की कक्षा में प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये सिद्धांत और थ्योरी क्यों प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल एक लाइन आपको यहाँ पर रट लेनी पड़ेगी। इसका अलग से पहले हम पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद तब आपके समझ में ज़्यादा जल्दी से आए। तो पी ब्लॉक के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, पी ऑर्बिट में प्रवेश पाते हैं। अब इसका फार्मूला एक बार ऑब्जेक्टिव में MPSI की परीक्षा में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला क्या है। जरा ये फार्मूला लिख करके 8वें पॉइंट पर यही बता देते हैं। देखिए जरा, आवर्त सारणी में संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 तो होगा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये हो गए NS2। NS1 होता तो NS2 में इलेक्ट्रॉन जाता।
जब NS1 भरेगा फिर NS2 भरेगा, तब हम लिख ही रहे हैं कि p ब्लॉक के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में प्रवेश पाते हैं जब NS2 हो जाता है, यानी दूसरा कक्षक उसका भर जाता है। तो NS2 Np, अब p में कितने कक्षक हैं, ये नंबर यहां Np, और p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 6 तक होती है, ध्यान रखना 1 - 6 होती है। ये फार्मूला याद रखिए। p कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 होगी, ये नोट करिए। चित्र हमने दिखाया उधर, कई बार उस चित्र को आपको समझाया भी। आइए फिर से दिखाते, ये देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या p कक्षक में कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 6 होती है। बता लोगे? चलिए 8वां पॉइंट, आवर्त सारणी में समूह 13 से 18, ग्रुप 13 से 18, चलो पहले 13 से 18 दिखा दें आपको, ये देख लो, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17 और लास्ट वाला है 18। इसी को कह रहे हैं पी ब्लॉक। अब तो आप कर लोगे। आवर्त सारणी का दूसरा हिस्सा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ग्रुप 13 से 18। डिस्ट्रीब्यूशन के क्रम में आओगे, जैसा आवर्त सारणी में, कुछ आवर्त सारणी में ऐसा लिखा होता है 3rd A से 8th A तक पी ब्लॉक के तत्व व्यवस्थित। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वां। आवर्त सारणी में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व रखेंगे। यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इससे ज्यादा और गहराई में नहीं जाएगा। PNST में एक आध सवाल गहराई में पूछे गए, जिसको हम अगले पॉइंट में लिखने जा रहे हैं। 9वां पॉइंट, यह अकेला ऐसा, देखो सवाल PNST ने क्या पूछा था कि आवर्त सारणी का ऐसा ब्लॉक बताइए, ऐसा समूह बताइए जिसमें धातु और अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड सभी पाए जाते हैं। क्या वो ब्लॉक यस है, क्या वो ब्लॉक पी है, क्या वो ब्लॉक डी है, क्या वो ब्लॉक एफ है? यही सवाल PNST ने पूछा था। इसी पॉइंट को हम 9वें पॉइंट में लिखने जा रहे हैं कि यह अकेला ब्लॉक है, यह अकेला ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातु सभी पाए जाते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा और याद कीजिएगा, अकेला ब्लॉक है, यह अकेला ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। यह अकेला पी ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल है और मेटलाइट है। 9वां पॉइंट, एक और सवाल नीट में पूछा गया, 10वें पॉइंट पर लिखने जा रहे हैं। हो सकता है अभी ये 10वां पॉइंट आपको समझ में ना आए, लेकिन अगला एक वीडियो जो हम तैयार कर रहे हैं, जो अगला वीडियो लाएंगे, उसको पढ़ने के बाद इस पॉइंट को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। 10वां पॉइंट देखिए, इस ब्लॉक के भारी सदस्य इस ब्लॉक के
भारी सदस्य। अक्रिय युग्म प्रभाव, पहले लिख लीजिए, अक्रिय युग्म प्रभाव, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अर्थात है क्या ये, अर्थात इनमें निम्न संयोजकता, अर्थात इनमें निम्न माने छोटी, निम्न संयोजकता अधिक स्थायी है। निम्न संयोजकता अधिक स्थायी है, जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं आपके समझ में, थोड़ा लाइन को रुक रुक के पढ़िएगा, तुरंत दिमाग पर आपके समझ आएगा। इस ब्लॉक के भारी सदस्य, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अर्थात इसमें निम्न संयोजकता अधिक स्थायी है, जैसे लेड के लिए यानी पीबी के लिए +4 संयोजकता की अपेक्षा +2 संयोजकता अधिक स्थायी है। इसी प्रकार ट्यूलेरियम में +3 संयोजकता से +1 संयोजकता अधिक स्थायी है। अब आपके दिमाग में ये थोड़ी लंबी लाइन हो गई तो ये बोझ बनती होगी, हम आपको सरलता से समझाते हैं। एक ब्लॉक है, उसकी में एक की ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक परिभाषा है जिसको अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। अभी सिर्फ बैलेंसी की बात करें। बैलेंसी क्या, जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, ये बाह्यतम कक्ष है, और ये जिसके साथ क्रिया कर रहा है उसका ये नाभिक है, इसका ये बाहरी कक्ष है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा अथवा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपस में क्रिया करेंगे, यही संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और यही इसकी संयोजकता भी होगी। यदि इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में क्रिया कर भाग ले रहा है तो बच्चों याद रखना उसकी संयोजकता 1 होगी। आप समझ गए हो? यहां यह कह रहा है कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आप जानते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा भूखा होगा, ज्यादा सक्रिय होगा कि नहीं? क्योंकि उसको ज्यादा भूख लगी होगी, 7 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो तड़प रहा होगा। यदि किसी के पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको अक्रिय होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसका काम चल रहा है, मतलब आधा पेट उसका भरा हुआ है। नियम यह है कि एक जिसके पास है वो ज्यादा भूखा है, ज्यादा सक्रिय दिखेगा। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट यह कहता है कि लेड के लिए +4 संयोजकता की अपेक्षा +2 संयोजकता अधिक स्थायी है। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, विस्तार से आपको चित्र के द्वारा समझा देंगे। फिलहाल आपके मन में ये न रह जाए लेड के लिए कि आप समझ नहीं पाए। लेड के केस में ये याद रखिएगा कि +2 ज्यादा स्थायी है +4 की तुलना, जबकि होना क्या चाहिए था, +4 ज्यादा स्थायी हो, +2 कम। तो ये पॉइंट 10वां नेट में पूछा गया, इसको याद रखिएगा।
एक महत्वपूर्ण जानकारी हम सिर्फ आपको बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। अनसेप्टियम हाल ही में खोजा गया सबसे भारी रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 117 है। यदि आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए। अनसेप्टियम हाल ही में खोजा गया एक सबसे भारी रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 117 है तथा जिसे आवर्त सारणी के 17वें समूह का सदस्य माना गया है। और 5 हैलोजन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व स्टेटिन के नीचे रखा गया है। यह भी सवाल यूपीएससी ने पूछा था। इसका संश्लेषण सर्वप्रथम डुबना, रूस, अमेरिका और रूस के संयुक्त प्रयासों से 2010 में किया गया। जीके का भी सवाल। कहां हुआ? इसका संश्लेषण सर्वप्रथम डुबना में, रूस, अमेरिका और रूस के संयुक्त प्रयासों से 2010 में इसका संश्लेषण हुआ। सन 2014 में जर्मनी के जीएसआई हैमल्टोस सेंटर में भी 2010 के प्रयास को दोहराने का दावा किया है। अनसेप्टियम तत्व का अस्थायी नाम है। इसे सामान्यतः 117 तत्व भी कहते हैं। याद हो गया? लिख लिया आपने? इसका दूसरा नाम अनसेप्टियम का दूसरा नाम 117 तत्व भी है। लिख लीजिएगा क्योंकि ज्यादा लिखने में हाथ दर्द करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 10वें पॉइंट पर थी। बच्चों 11वां पॉइंट, ये जो जानकारी हमने दी वो पी ब्लॉक की थी। अब बारीक बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की 11वें पॉइंट पर। अब डी ब्लॉक कहां है? पहले तो ये आवर्त सारणी में देख लें। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कहां है? ये है बीचों बीच। ये जो बीच की रचना है जिसको अभी हमने संक्रमण कहा था उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आवर्त सारणी बहुत सरल हो जाएगी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पहला डी ब्लॉक में 11वें पॉइंट में लिख रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। याद रखना। दूसरा, क्यों इनको डी ब्लॉक में रखा गया? 12वें पॉइंट पर लिख लें। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन या जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं, जो रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन हैं, वो अब डी ब्लॉक में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इनको डी ब्लॉक की श्रेणी में रखा जाता है। 12वें पॉइंट पर आप लिखने जा रहे हो, डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर पाते। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि ये फार्मूले पर चलते हैं, जैसे उधर फार्मूला बताया, ऐसे इसका भी फार्मूला आपको बता दें। 13वें पॉइंट पर संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1
और डी कक्ष में प्रवेश किया तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और NS 1-2 होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसका अगला एक वीडियो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का हम जल्दी लाएंगे, तब आपको समझाएंगे। संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन, यहां पर सिर्फ इतना याद रखो कि डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। 14वें पॉइंट पर लिख रहे हैं कि आवर्त सारणी में इस ब्लॉक में इस ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक, इस ब्लॉक में 3 से 12 तक के तत्व रखे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और लिख ले कि संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियां, संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी, स्कैंडियम से जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, ये पहली। फिर 4D श्रेणी, ये कहां से कहां तक जाएगी? बाई से CD। और एक होती है 5D श्रेणी। ये सब आपको आवर्त सारणी में LA से HG और सिरिलियम से टू लूथियम LU, ये श्रेणियां याद रखिएगा। संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D। 3D श्रेणी स्कैंडियम टू जिंक है, 4D बाई टू CD है, 5D जो है लैंथेनियम टू HG है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है सेरेलियम और लूथियम। ये सब नीचे जो आप आवर्त सारणी में नीचे वाला हिस्सा देखते हो ना, ये वाला इसकी बात करें। ये देख लो, ये देख लो, ये यहां तक देख लो। तो ये सारी श्रेणी, एक बार आवर्त सारणी आप अपने पास रखना, सामने रखे रहना, और फिर जो हम पॉइंट लिख रहे हैं उसको पढ़ते चलना। अब बात कर लेते हैं यह ब्लॉक की। कौन सा पॉइंट होगा? 16वां पॉइंट होगा। यह ब्लॉक है कहां? यह ब्लॉक देखिए आवर्त सारणी में, यह है यह ब्लॉक। डी ब्लॉक हो गया। अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं। उनको भी संक्रमण तत्व कहा था, इनको भी संक्रमण तत्व ही कहेंगे। आवर्त सारणी में लिखिएगा, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक 2 श्रेणियों लैंथेनाइट लैंथेनम से आगे वाले 14 तत्व,
आगे वाले 14 तत्व, लैंथेनम से आगे वाले 14, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट, एक्टिनियम से आगे वाले, एक्टिनियम से आगे वाले 14 तत्व, ये दोनों लाइन याद किए रहेगा। आवर्त सारणी में यह ब्लॉक 2 सीरीज में बांटा गया, एक को लैंथेनाइट सीरीज कहा गया, एक को एक्टिनाइट सीरीज कहा गया। लैंथेनाइट सीरीज लैंथेनम से आगे 14 तत्व, एक्टिनाइट वाले में एक्टिनियम से आगे 14 तत्व। सरल है, से मिलकर बना होता है। चलिए साहब, हो गया। एक और सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ की पीएससी में कि लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा सही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लिख लीजिए पहले लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 6s2 5d 022। अब एफ की कक्षा में होगा प्रवेश 4f 1 - 40, माने एफ कक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये यहां से पुष्ट हो। आप इस पर मत जाइए, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, अलग से आपको समझाएंगे। ये याद रखिएगा 4f 1 - 40 1 to 40 होता है। नीट में पूछा गया सवाल कि एक्टिनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है। 3 यही लिखे थे फार्मूले। एक में लिखा था इरेगुलर, वही लिखने जा रहे हैं 18वें पॉइंट पर कि एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। याद कर लीजिए, 18वां पॉइंट याद करिएगा। इस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इंटर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहलाते हैं, ये भी नोट कर लें। 19वां पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इंटर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। एक चीज और जो यूपीएससी ने पूछा था 20वें पॉइंट में हम लिख दें, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, यूरेनियम परमाणु क्रमांक है इसका, एटॉमिक नंबर है 92 के बाद वाले तत्व मानव निर्मित है, मतलब मानव ने बनाया, मानव निर्मित है, अतः इन्हें चूंकि मानव के द्वारा बने हैं तो इन्हें बोलते क्या हैं? इन्हें ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम का ही
चेंज हुआ है, यूरेनियम से ही बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। ट्रांस यूरेनियम और सिंथेटिक अथवा सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व। 20वें पॉइंट में हमने लिखा यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व खोजे गए या जितने भी तत्व हैं वो सब मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस माने ट्रांसफार्म माने परिवर्तित करना, ट्रांस यूरेनियम या सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब इनके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण यहीं पर लिख लेते हैं। नेप्टूनियम, आप कुछ के नाम याद करिए। नेप्टूनियम, प्लूटोनियम Pu, एमरेशियम Am, क्यूरेनियम Cm, जैसा हम लिख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। बर्केलियम BrBk, बर्केलियम। कैलिफोर्नियम Cf, आइंस्टाइनियम ES और मैंडेलिवियम यानी M40। तीन के प्रमुख उदाहरण याद रखिएगा। तो ये 16वां, 17वां, 18वां, 19वां पॉइंट आवर्त सारणी में यह ब्लॉक 2 श्रेणियों में बांटा गया। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज में लेंथेनाइड में लेंथेनियम से आगे 14 तत्व और एक्टिनाइड से आगे के 14 तत्व से मिलकर के बनता है। लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d 0-2 4f 1 to 14 होता है। एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलर होता है। इस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम के बाद सबसे पहले तत्व मानव निर्मित है, अतः इन्हें ट्रांस यूरेनियम या सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं ये लिख दिया है। तो ये सभी के सभी जो भी तत्व हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। इनमें Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es और Md। तो इसको बेहतर ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक आवर्त सारणी में जैसा हमने बताया है, आवर्त सारणी को सामने रख करके सारे के सारे पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है आपको, ये वाली आवर्त सारणी आप सामने रखेंगे। S के गुण, P के गुण, D के गुण, F के गुण यदि आपको याद हो गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेहतर ढंग से इसको कर पाओगे। अब बच्चों बारी है MCQ सेशन। MCQ सेशन के लिए इसके पहले 5 सवाल हम पूछें। आपको बताते चलें कि आज भी जो सवाल हमने तैयार किया, चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में आवर्त सारणी हमने पढ़ाई है, उन्हीं 5 सवालों को, आवर्त सारणी से जुड़े हुए 5 सवालों को हम आपसे सामने रखेंगे। अब आप देखिए कि कितने सवाल आपसे बनते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। नीट में ये पूछा गया सवाल है। पहला सवाल, हेनरी मोजले ने √v एवं जेड, ये भी क्या है, जेड क्या है, आगे हम बता देते हैं। जेड के बीच ग्राफ खींचा जहां भी किसी परमाणु के द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति
तथा जेड इसका परमाणु क्रमांक है। यह ग्राफ आपकी किताब पर बना है। यह ग्राफ बताता है, क्या बताता है साहब, बताना। ए ऑप्शन दे रहे हैं। एटॉमिक वेट किसी तत्व का मूलभूत गुण है। हेनरी मोजले ने खींचा था। आवृत्ति और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ दर्शाता क्या है? एटॉमिक वेट किसी तत्व का मूलभूत गुण है। बी, एटॉमिक नंबर किसी तत्व का मूलभूत गुण है। सी में लिख रहे हैं ए एंड बी, और डी में लिख रहे हैं आवृत्ति यानी भी परमाणु क्रमांक से स्वतंत्र होती है। बड़ा बढ़िया सवाल है, नेट में पूछा गया। हेनरी मोजले ने अंडरवुड भी एवं जेड के बीच ग्राफ खींचा। जब भी किसी परमाणु की आवृत्ति है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है, यह ग्राफ क्या बताता है? दूसरा सवाल आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। हेनरी मोजले ने एक्स किरण स्पेक्ट्रम के गुण की नियमितताओं का परीक्षण किया। ध्यान रखना, इसमें आपको असत्य बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बी ऑप्शन दे रहे हैं। परमाणु क्रमांक के सापेक्ष उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्ति का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं। एक उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या
न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, और डी में लिख देते हैं कोई भी सही नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हेनरी मोजले ने एक्स किरण स्पेक्ट्रम के केंद्र द्वारा नियमितताओं का परीक्षण किया है। परमाणु क्रमांक के सापेक्ष उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्तियों का एक सीधी रेखा के रूप में होगा। एक उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कोई भी सही नहीं है। बच्चों, तीसरा सवाल, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां का मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे, हमारा हाथ देखो, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा लंबा, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः कहा जाता है। क्रमशः बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, आवर्त और समूह। बी ऑप्शन दे रहे हैं समूह और आवर्त। सी ऑप्शन दे रहे हैं श्रेणी और आवर्त। और डी ऑप्शन दे रहे हैं परिवार और आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है? यह सही जवाब आपको बताना है। बच्चों, चौथा सवाल, समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को उनके परमाणुओं में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित समूह ए ऑप्शन दे रहे हैं समूह वर्ग। बी ऑप्शन दे रहे हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तीसरा है फैमिली, या जिसको परिवार कह सकते हैं। और डी है सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को उनके परमाणुओं में व्यवस्थित करते हैं। समूह या वर्ग में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, परिवार में, या सभी में व्यवस्थित किया जा सकता है। और बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने। मेंडलीफ ने एल्यूमिनियम के नीचे, मेंडलीफ ने ये सवाल पूछ चुके हैं। 5वां सवाल है IUPAC। SSC में सवाल पूछा गया और नर्सिंग में भी पूछा गया। IUPAC के अनुसार
आवर्त सारणी में कुल समूह एवं आवर्त, कुल समूह यानी ग्रुप एवं पीरियड्स यानी आवर्त क्रमशः हैं। ये कल हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में उंगली रख रख के समझाया है। ये ऑप्शन दे रहे हैं 16 और 9। बी ऑप्शन दे रहे हैं 18 और 7। सी ऑप्शन दे रहे हैं 18 और 9। डी ऑप्शन दे रहे हैं 13 और 7। IUPAC के अनुसार आवर्त सारणी में कुल ग्रुप, समूह एवं पीरियड यानी आवर्त की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो ये 5 सवाल बच्चों। अब बारी है आपको उत्तर बताने की। बहुत सारे उत्तर तो आज आपने कर लिए होंगे। आज टिपिकल सवाल नहीं थे, आपने आवर्त सारणी पढ़ी रही होगी। तो पहले सवाल का जवाब था, ये हेनरी मोजले ने आवृत्त और परमाणु क्रमांक के बीच में एक ग्राफ खींचा। वही ग्राफ के आधार पर उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इसका मौलिक गुण है, यानी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। सही जवाब होगा बी। दूसरा सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दूसरे सवाल में सही जवाब होगा कि एक उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर है। ऐसा नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब जुड़ती है तब एटॉमिक नंबर आता है। बच्चों आपको कई बार हमने अनअकैडमी पर पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी कई बार इस पर लेक्चर दिया है। तो इसको पीछे के यूट्यूब के जो भी वीडियोज हैं उनको देखते रहिए बीच बीच में। तीसरा सवाल था, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है। तीसरे का सही जवाब होगा आवर्त। आवर्त यानी क्षैतिज। फिर से देख लो, क्षैतिज, ये है क्षैतिज, ये सब क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर कैसे है, ये लाइन ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर। तो ये जो क्षैतिज लाइनें हैं ये आवर्त और समूह कहलाती हैं। बच्चों चौथा सवाल, समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों उनके परमाणुओं में व्यवस्थित करते हैं। समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आप किस में रखोगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखोगे, परिवार में रखोगे, सभी में रखोगे, समूह या वर्ग में रखोगे। हमारे ख्याल से ये सवाल का जवाब, ये यूपीएससी में ये सवाल पूछा है, इसका सही जवाब होगा, चौथे सवाल का सही जवाब होगा सब पर रखें। एक ही परिवार के होंगे, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होगा और उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में ये सब के सब होंगे, समूह वर्ग पर रखे जाएंगे। 5वां सवाल है, IUPAC की पद्धति के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह एवं आवर्त की संख्या 18 और 7 होगी। कई बार ये हमने आपको बताया है कि ग्रुप की संख्या, ग्रुप जो ऐसे ऐसे आपको गिन करके बताया था, ऐसे ऐसे करके ग्रुप बने हुए हैं, तो 1 से 18 तक ग्रुप हैं और ऐसे ऐसे जो होते हैं ये आवर्त हैं, तो इनकी संख्या 7 होती है। यहाँ भी हमने ग्रुप, यहाँ पर आवर्त लिखा है, तो 18 और 7 होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा ये SPDF, कैसे लगे इसके गुण, याद हुए कि नहीं, ये सब कुछ आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यह हमारी क्लास आज शाम को 6 बजे लाइव होगी। लाइव हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी सवाल हो आप पूछिएगा जरूर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं
कुछ नए चैप्टर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।